कि स्लोवेनिया की राजधानी क्या है। जी, स्लोवेनिया की राजधानी है लजुबलजाना। लुब्लियाना है असली नाम, जो ट्रांसलेशन होती है वो लुब्लियाना होती है, लजुबलजाना नहीं होती। लेकिन उसके बाद अगर आप स्लोवेनिया का अप्लाई करना चाहते हो मेरे चैनल पर, जब आप मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे एक ज्वाइन या फिर सब्सक्राइब का बटन आएगा, आप उसको क्लिक करो तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाएगी। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी रिसेंटली वोटिंग वाला एक पोस्ट डाला था कि मैं अगली वीडियो कौन सी कंट्री पे बनाऊं, उस पर आप लोगों ने 80 से ज़्यादा वोट किए हैं और आप लोगों ने मेजॉरिटी से बोला है कि जी वीडियो बनाओ स्लोवेनिया पे। तो आज हम वीडियो जो बनाएंगे वो हम स्लोवेनिया के बारे में ही बनाएंगे और उसके बारे में हम सारा कुछ इसमें कवर करेंगे। मतलब कि आप हिसाब लगा लो, स्लोवेनिया के एस से लेके जो स्लोवेनिया का ए है ना एंड में, सब कुछ उसमें हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा मेरे चैनल को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरी फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं तो मैंने अपनी मेंबरशिप्स ऑन की हुई हैं चैनल के ऊपर, आप उसको जाकर देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं स्लोवेनिया के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता दूं कि स्लोवेनिया है कहाँ पे। सबको पता है कि स्लोवेनिया एक यूरोपियन कंट्री है, शेंगेन कंट्री है। शेंगेन कंट्रीज़ वो होती हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का एक स्पेशल एग्रीमेंट है जिसमें आप बॉर्डर फ्री ट्रैवल कर सकते हो। कुछ और भी चीज़ें होती हैं लेकिन वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि स्लोवेनिया एक शेंगेन कंट्री है। तो जो लोकेशन है स्लोवेनिया की, स्लोवेनिया इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया के बीच में एक कंट्री है। इसके साथ थोड़ा सा समंदर भी लगता है, लेकिन ये कंट्री इन 4 देशों के साथ घिरी हुई है। ऑस्ट्रिया का बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा लगता है, इटली का भी ज़्यादा लगता है, क्रोएशिया का भी ज़्यादा लगता है। बस हंगरी का जो बॉर्डर है वो थोड़ा कम लगता है, लेकिन ये 4 कंट्रियों के बीच में है स्लोवेनिया। अब बात करते हैं कि स्लोवेनिया में करेंसी कौन सी चलती है। स्लोवेनिया में देखिए यूरो चलता है। यूरो EURO यूरो बोलते हैं, कि कुछ यूरोपियन कंट्रियों में इसको एरो भी बोलते हैं और यूरो भी बोलते हैं, लेकिन स्लोवेनिया में तो हम इसको यूरो ही बोलते हैं। यूरो का कन्वर्जन क्या है इंडिया में आज की डेट में, तो अगर आप आज गूगल पे सर्च करोगे ना जाकर, तो आपको दिखेगा कि 1 यूरो कम से कम 100 रुपये बन रहा है आज की डेट में। तो आप हिसाब लगा लो कि ये कंट्री तकरीबन आपको, अगर आप 1000 यूरो कमा रहे हो ना, तो 1 लाख इंडिया का बना के दे रही है। और 1 लाख इंडिया का एक महीने में बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स भी नहीं देती आज की डेट में। तो इसलिए तो स्लोवेनिया बेहतर है ही है कि आपको वो सब चीज़ें मिल रही हैं जो आपको इंडिया में आपका काम करने में शायद कम मिलेंगी, लेकिन स्लोवेनिया में वो हमेशा आपको ज़्यादा ही मिलेंगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि लोग कैसे हैं यहाँ पे। बाय द वे जो लुब्लियाना है वो स्लोवेनिया की सबसे बड़ी सिटी है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी सिटी है वो है मारीबोर, जहाँ पर मैं आया था। उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, पर लेकिन पहले हम बात करते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो जो स्लोवेनिया के लोग हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैंने कई वीडियोस देखी हैं, कई बड़े बड़े यूट्यूबर यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा जी स्लोवेनिया टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री नहीं है, यहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए भाई, हर एक देश में लोगों के रहने सहने का तरीका उनका अपना होता है, उनका एक अपना कल्चर होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी देश में 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें 80 लोग तो अपने देश के बारे में ही अच्छा बोलेंगे। जो 20 लोग होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो ना तो अपने देश को पसंद करते हैं और ना ही जो बाहर से लोग आते हैं उनको पसंद करते हैं। तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं। मोस्टली यहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि ये पूरे यूरोप में ही है। यूरोप की हर एक कंट्री की एक अपनी लैंग्वेज है। स्लोवेनिया की अपनी लैंग्वेज जिसको स्लोवेनियन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग प्रेफर करते हैं कि लोकल लैंग्वेज में हम ज़्यादा बात करें। लेकिन जो यंग लोग हैं, जैसे कि जो 20 से 30 साल की उम्र के लोग हैं, और मतलब आप 15 से 30 के बीच के लगा लो चलो, वो इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन स्टिल वो प्रेफर करते हैं कि हम हमारी लोकल लैंग्वेज में ही बात करें। अब जैसे जैसे आप उन लोगों से मिलते जाते हो जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, वो शायद इंग्लिश नहीं बोलते। बुज़ुर्ग तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे आपके साथ इंग्लिश। तो ये तो आपको थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि इसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो जानबूझकर नहीं हमारे साथ बोल रहे, उनको आती ही नहीं है शायद। तो ये तो एक डिफरेंस है, मत करो। हाँ, स्लोवेनिया में कुछ रूल हैं कि रात को 10 बजे के बाद आप लाउड म्यूज़िक नहीं लगा सकते या शोर शराबा नहीं कर सकते सुबह 6 बजे तक। तो ऐसे कुछ रूल हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन वो तो सबके लिए बराबर हैं, कोई आपके लिए स्पेशल नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं होता कि जैसे आप अगर एक बिल्डिंग में आप ही अकेले रह रहे हो, एक इंडियन और वहाँ पे सारे स्लोवेनियन हैं, और वो बोलेंगे जी इसको निकालो यहाँ
यहाँ से, ऐसे कुछ नहीं होता। बैड एक्सपीरियंस हर किसी के साथ हो सकता है। मुझे 8-9 साल हो गए हैं, मेरे साथ भी कभी कभी होता रहता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक व्यूज़ के चक्कर में वीडियो में वो बोलता जाऊँ और देश को बदनाम करता जाऊँ। देश बहुत ही खूबसूरत है। स्लोवेनिया को तो यूरोप का मिनी न्यूजीलैंड भी बोला जाता है। 80 से 90% यहाँ पर ग्रीनरी है स्लोवेनिया में। ये पूरा ही पहाड़ी इलाका है एक तरीके का। तो आप जब यहाँ पर आओगे ना तो आपको खूबसूरती दिखेगी। तो एक तो ये है ही कि स्लोवेनिया बहुत ही खूबसूरत है, दूसरा लैंडमार्क्स बहुत खूबसूरत हैं, तीसरा लोग बहुत फ्रेंडली हैं, यूरो चलता है, यूरो का रेट भी 100 रुपये हो चुका है। और इसके बाद ये आपको उन कंट्रियों के साथ कनेक्ट करता है जहाँ पर आप हमेशा जाने की सोचते होंगे। जैसे कि मोस्टली तो पंजाब के लोग, जहाँ से मैं आता हूँ, को इटली जाने का शौक़ होता है, जी हमने तो इटली जाना है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इटली का जो बॉर्डर है वो लुब्लियाना से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है। तो आप 1 घंटे पे ही इटली पहुँच सकते हो, इतना नज़दीक है। बाय कार जाना है बाय कार चले जाओ, बाय बस जाना है बाय बस चले जाओ, बाय ट्रेन जाना है बाय ट्रेन चले जाओ। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप स्लोवेनिया आ कैसे सकते हो। देखिए, स्लोवेनिया आने के 3-4 तरीके हैं। एक तो आप एज अ टूरिस्ट आ सकते हो, टूरिस्ट कंट्री का वीज़ा लेके आ जाओ, आप स्लोवेनिया भी आकर घूम सकते हो। इसके बाद जो 2 मेजर तरीके हैं जिससे आप स्लोवेनिया आ सकते हो, वो है एक तो वर्क परमिट, सिंगल रेजिडेंस परमिट बोलते हैं उसको, या फिर एक स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट परमिट बोलते हैं, उस पर आ सकते हो। इसके अलावा भी एक और वीज़े हैं जिस पे आप आ सकते हो, लेकिन हम आज बात करेंगे वर्क परमिट के ऊपर कि वर्क परमिट पे आप कैसे आ सकते हो। देखिए, स्लोवेनिया का जो वर्क परमिट का प्रोसेस है ना, वो स्लोवेनिया में होता है। जो अब आपका पहला वीज़ा आपको मिलना है स्लोवेनिया का वर्क परमिट का, उसका प्रोसेस स्लोवेनिया में ही होना है। तो वो ऐसे होता है कि जी आपको कोई जॉब मिली, आपने कोई जॉब ढूंढी, आपकी बात हुई, वो क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, उसको डालते हैं लेबर मार्केट में, लेबर अथॉरिटीज़ में डालते हैं, जो कि जो जॉब्स वगैरह का सारा काम झाम करती हैं। हम हर देश में होता है ये डिपार्टमेंट। वहाँ पर वो लेबर डिपार्टमेंट उस चीज़ को चेक करता है, उस कंपनी को फिर परमिशन देता है। कई बार वो नहीं भी देते, पर कई बार देते हैं। ऐसे ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर वो सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार होके आपका वीज़ा अप्लाई होता है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में। यहाँ से फिर वो स्लोवेनियन एम्बेसी, जो जिस भी देश में आप अप्लाई कर रहे हो उस देश में जाकर आप फिंगरप्रिंट्स देते हो। फिंगरप्रिंट्स के बाद आपका TRC आता है और आप फिर स्लोवेनिया आ जाते हो। ये एक तरीके का स्पॉन्सरशिप वीज़ा ही होता है। जैसे कि आपका मालिक आपको आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को आप स्पॉन्सर बोल सकते हो, परमिट बोल सकते हो, जो आपका दिल करता है बोल सकते हो। लेकिन जो आपको अल्टीमेट चीज़ है वो इन दी एंड ही मिलती है, जिसको हम TRC कहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड या परमिट, TRP भी आप बोल सकते हो। इसके बहुत ही डिफरेंट नाम है। कई लोग इसको वीज़ा बोलते हैं, कई लोग इसको TRC बोलते हैं, कई लोग इसको TRP बोलते हैं, और कई लोग तो इस सोचते हैं कि ये तो वीज़ा ही नहीं है, ये तो सिर्फ कार्ड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वर्क परमिट का आपको कार्ड मिलता है वो ही आपका वीज़ा है, वो ही आपका रेजिडेंस परमिट है, वो ही आपका शेंगेन का वीज़ा है। वो शेंगेन ही होता है, आप उस पर जहाँ मर्जी घूम सकते हो। अब बात कर लेते हैं जी खर्चा कितना आता है स्लोवेनिया वर्क परमिट का। देखिए, अगर तो आप ही जॉब ढूंढ लोगे फिर तो आपका खर्चा तकरीबन 1.5 से 2 लाख ही आएगा आज की डेट में, क्योंकि 40-50 हज़ार की तो एयर टिकट ही आ जाती है, एम्बेसी फ़ीस आ जाती है, टेस्टेशन, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने, या फिर मालिक आपसे कुछ पैसे मांग लेगा, जी मेरा खर्चा हो रहा है ये वो, मतलब 1.5-2-3 लाख लगा लो आप। अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जाते हो तो उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, जहाँ तक मुझे पता है वो 6, 7, 8, 9, 10 लाख भी ले लेते हैं। देखिए, ये तो रिसर्च करने के ऊपर है कि आप कौन सी एजेंसी को चूज़ करते हैं, इसका कोई फ़िक्स प्राइस नहीं होता, तो इसके ऊपर तो हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो इससे अलावा मैं बात ये कर सकता हूँ कि अगर आप अपने आप अप्लाई करते हो तो उसमें आप अपना थोड़े पैसे बचा सकते हो। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फ्यूचर कैसा रहेगा स्लोवेनिया में। देखिए, कुछ चीज़ें अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, जैसे कि मैं इंडिया से आता हूँ तो मैं इंडिया से कंपेयर कर सकता हूँ। एजुकेशन अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मैं एज अ स्टूडेंट आया था तो मुझे तो जी यहाँ की एजुकेशन बहुत ही पसंद आई। इसके बाद जो आप काम वगैरह करते हैं, क्या आपको उसके सही पैसे मिलते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर आपको उसके सही पैसे मिलते हैं। यहाँ की जो मिनिमम सैलरी है वो 1270 यूरो है। सैलरीज तो अच्छी हैं, लेकिन अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है यहाँ पे कि जी सर सैलरी तो मिल रही है, लेकिन
टैक्स कितना काटा जाएगा। तो देखिए, अगर आप इंडिया में भी काम कर रहे हो या अपने किसी भी देश में काम कर रहे हो, टैक्स तो वहाँ पर भी काटा जाता है हर एक चीज़ का। तो आप इसको थोड़ा टेंशन में मत जाओ, टेंशन नहीं लेना इसमें, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आपने। तो इसमें आपने क्या करना है, आपका अगर लेट्स से आपको 1000 यूरो मिल रही है, उसमें आपका इनकम टैक्स कटेगा, आपकी पेंशन कटेगी। बाय द वे, लोगों को पता नहीं है, अगर आप स्लोवेनिया में 60 साल तक रहोगे ना, तो आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा काटा जाता है, कुछ परसेंटेज जो पेंशन में जाती है, और जब आप यहाँ रिटायर हो जाओगे ना, तो वो पेंशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वो तो आपका सेव ही है एक तरीके का मनी। उसके बाद थोड़ा बहुत टैक्स काटा जाता है, लेकिन उस टैक्स काटने के बाद भी आपकी सैलरी में ट्रांसपोर्टेशन और फूड ऐड होता है। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हो गई है कि आपका टैक्स तो काटा जा रहा है, लेकिन उसमें फूड और ट्रैवल भी जोड़ा जा रहा है। तो आपको फिर वो घूम घुमा के 1000 से ऊपर ही पैसे मिलते हैं। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी वीज़ा नहीं लगा और आप ये सोचने लग गए यार मेरा टैक्स कितना काटेगा। वो आपको यहाँ पर आकर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो ये तो बात होगी सैलरी के बारे में। अब रहने का, अब बात कर लेते हैं कि रहना सहना कैसा है। देखिए, वेस्टर्न स्टाइल का रहना सहना है। अगर आप रूम शेयरिंग में रहते हो तो आपका शेयर्ड किचन होगा, शेयर्ड बाथरूम होगा और आपका एक कमरा होगा। शायद आप कमरे में भी किसी के साथ शेयर कर रहे होगे, 2 बेड लगे होंगे। ये तो नॉर्मल एक टिपिकल वर्कर क्या रहने का लाइफस्टाइल है। हम बात कर लेते हैं कि रेंट वगैरह कैसे है, कि रेंट कितना होता है। देखिए, अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो क्या पता आपकी कंपनी ही आपका रेंट दे रही हो, हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हर एक कंपनी की एक अलग पॉलिसी होती है। हम बात करेंगे कि अगर आप प्राइवेट रहना चाहते हो, अपने उस पर रहना चाहते हो, तो उसका क्या खर्चा होता है। देखिए, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रहना है जिसमें एक किचन है और बाथरूम है, तो उसका रेंट कितना होगा। देखिए, लुब्लियाना जैसी सिटी में वो आपको मिलेगा 500 यूरो के करीब, ठीक है, 400 से लेके 500 यूरो के करीब एक रूम का अपार्टमेंट जिसमें एक किचन होगा और एक बाथरूम होगा, वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वहाँ पर आपको 1 या 2 रेंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, तब जाकर वो आपको मिलेगा। तो ये होता है प्राइवेट वे ऑफ लिविंग। अब इसके अलावा अगर आप किसी टाउन वाउन में जाते हो जो थोड़ा सिटी के इधर है, बाय द वे अगर आप किसी भी सिटी में रह रहे हो ना, हर एक सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ कर सकते हो। लुब्लियाना में, मारीबोर में, सैलिया में, ये सब सिटीज़ हैं, इन सब में है। तो आप टाउन में भी रह सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको सिटी में ही रहना है। बातों बातों में एक बात याद आ गई कि जब आपको स्लोवेनिया का वर्क परमिट मिलता है ना, तो उसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मिलती है कि आप स्लोवेनिया में स्लोवेनियन लैंग्वेज फ्री में सीख सकते हो 180 घंटे। तो ये आपके वर्क परमिट में इंक्लूडेड होता है, तो ये आप फ्री में सीख सकते हो। मैं तो एडवाइस दूंगा आप स्लोवेनिया में जब भी आओ अपनी स्लोवेनियन लैंग्वेज लर्न करनी शुरू कर दो, क्योंकि अब तो नया रूल भी आ गया है कि अगर आपने परमानेंट बनना है तो आपको स्लोवेनियन लैंग्वेज का बेसिक लैंग्वेज टेस्ट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपको बेसिक लैंग्वेज आती है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप जब यहाँ पर आओ, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, आपको लगे कि अब मेरा जॉब जल्दी ख़त्म हो रहा है, मेरे पास शाम को टाइम है, आप जिस भी सिटी में आप रह रहे हो या टाउन में रह रहे हो उसके आसपास जो भी एलिजिबल कॉलेज है जिसमें आप ये फ्री कोर्स कर सकते हो, आप करना शुरू कर दो। आपकी कंपनी भी हेल्प कर सकती है आपको ये कोर्स लेने में। मैं तो ये रेकमेंड करूँगा ही करूँगा, क्योंकि अगर आप फ्यूचर स्लोवेनिया में सोच रहे हो ना, फैमिली सेटलमेंट सोच रहे हो, ये तो आप कर ही लो, फ्री में हो रहा है। नहीं तो अगर आप आगे जाके करना चाहोगे, जब ये शायद बंद हो जाए या फिर इस पे प्राइस आ जाए, तो आपके पैसे ही ख़राब होंगे। अभी ये फ्री में चल रहा है, तो आप ये ज़रूर करो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम पक्के कैसे हो सकते हैं। देखिए, परमानेंट रेजिडेंस कैसे बन सकते हैं, पीआर कैसे मिलेगी। तो अगर आप स्लोवेनिया में स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो तो आपका जो स्टूडेंट वीज़ा के 2 साल हैं उसको 1 गिना जाएगा। ये भाई रूल है, यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया है, तो ये तो ऐसा ही है। अब बात करते हैं कि अगर आप वर्क परमिट में आए तो आपका 1 साल 1 ही गिना जाएगा, तो आपको 5 साल लगातार रहना पड़ेगा स्लोवेनिया में, और 5वें साल में आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फैमिली को कैसे ले गए हैं साथ में। देखिए, फैमिली टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकती है, फैमिली वर्क परमिट पे आ सकती है। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप स्लोवेनिया आओ, ठीक है। जब आप अपना सेकंड वर्क परमिट एक्सटेंड करते हो ना, अपनी कंपनी को बोलो मुझे ना 2 या 2 से ज़्यादा साल का कॉन्ट्रैक्ट दो। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप अपना परमिट अप्लाई करोगे ना, तो आपको मिनिमम 2 साल का तो परमिट मिलेगा ही मिलेगा।
आप बोलोगे ये फ़ायदे ही फ़ायदे गिनाई जा रहा है, इसके नुकसान भी तो होंगे। देखिए नुकसान तो होते ही हैं, हम अपना देश छोड़ के आए, इससे बड़ा क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं उसी पे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो अगर आप 2 साल का वीज़ा ले लोगे ना, तो आप अपनी फैमिली को जब बुलाओगे तो उनको 1 साल का परमिट मिलेगा। वो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट ही होगा, आपके तरीके का ही परमिट होगा, जो आपके पास है वही उनको मिलेगा। लेकिन उनके पास एक स्पेशल राइट होगा कि वो स्लोवेनिया में आकर कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या जिस जॉब कंपनी में आप जॉब करते हो वहीं कर सकते हैं, वो कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगर कोई बच्चा है, आपका कोई बेटा है या बेटी है, उसको यहाँ पर एजुकेशन करने का अलाउ होता है, वो एजुकेशन कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके वर्क परमिट के साथ उनको मिलती हैं। अब मुझे पता है आप में से कई लोग बोलोगे सर स्टूडेंट लाइफ़ के ऊपर भी थोड़ी बहुत वीडियो बनाओ कभी। देखिए मैंने स्टूडेंट लाइफ़ के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं बना दूंगा। मैं जैसे अभी पोल किया था, मैंने आप लोगों से पूछा था, ऐसे ही मैं फिर पूछूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए होगा मैं बना दूंगा, अगर नहीं चाहिए होगा तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो ना, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए करिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको स्लोवेनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। लेकिन ये एक वीडियो है जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, जिसको स्लोवेनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, कि मुझे कुछ तो पता लग गया है स्लोवेनिया के बारे में। अब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, आगे जाकर मैं वीडियो बनाऊंगा कौन कौन सी जॉब्स हैं, जॉब्स कैसे होती हैं यहाँ पे, जॉब जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, कंपनियाँ कैसे बिहेव करती हैं आप लोगों के साथ, आपको कैसे ट्रीट करती हैं, इन सब टॉपिक्स पे बनाऊंगा। साथ ही में मैं और भी चीज़ें ऐड करता रहूँगा जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड आएगी या मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मिलते हैं हम आपको नई वीडियो में। धन्यवाद।